क्वेश्चन सीरीज नंबर 15 14 सीरीज हमारी हो चुकी है। यदि वो नहीं देखा है तो उसको आप देख ही लीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाइए और क्वेश्चन कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको ये सभी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। और इनका जो पीडीएफ है, पीडीएफ टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हो। ओके। और क्वेश्चन सीरीज नंबर 15 की आज हम बात करते हैं। केवल 10 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, 10 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कम इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश से जुड़े जो क्वेश्चन थे उसमें भी लिखा हमने, अंग्रेजी भाषा में भी इसमें क्वेश्चन को हमने लिखा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया। तो पॉइंट से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें क्वेश्चन है आपका पहला पहला क्वेश्चन है इसमें, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैदिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए गए? 4 इसमें आपको सम्मेलन दिखाई देते हैं, इसमें कई सारे प्रोटोकॉल भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कोपेनहेगन 2009, क्योटो प्रोटोकॉल 97, डरबन कॉन्फ्रेंस 2011 और एक हो गया रियो डी जेनेरिया 92। तो इसमें से कौन सा है जिसमें वैदिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए गए हैं? और ये है आपका क्वेश्चन इंग्लिश के अंतर्गत। और इसको यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, यहाँ थोड़ा सा इसको रिपीट कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट गिव फॉर द फर्स्ट टाइम लीगली बाइंडिंग टारगेट्स? और इसमें आपको रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैसेज को। तो इसके अंतर्गत जो देश उनको ये कहा गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनको आप कम कीजिए, और ये कानूनी रूप से बाध्य है। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है, कौन सा सम्मेलन है जिसमें ये सब बातें कही गई? तो इसका जो आंसर है वो कोपेनहेगन नहीं होगा, इसका आंसर रियो डी जेनेरिया भी नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो क्योटो प्रोटोकॉल होगा। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें कहा गया कि आप ग्रीन हाउस गैस को आप कम कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्या पूछा जाता है? ग्रीन हाउस गैसेज में, ग्रीन हाउस से जुड़ी जो गैस होती है उसमें कमी किस प्रोटोकॉल के द्वारा की गई? ग्रीन हाउस से। ओके। दूसरा, कानूनी रूप से बाध्य ये है, कानूनी रूप से ये बाध्य भी है। आपको, यदि आपने इस पर साइन कर दिया गया है तो इसमें जो कुछ लिखा गया है इसको आपको मानना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, इससे अमेरिका 2001 में, अमेरिका इससे 2001 में बाहर आ गया। चौथा पॉइंट, रसिया 2004 में इसमें शामिल हुआ। रसिया कब शामिल हुआ? 2004 में इससे शामिल हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, इसी के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट आता है कार्बन ट्रेडिंग का। कार्बन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें ये तो कहा गया कि आप ग्रीन हाउस से जुड़ी जो गैस है उसको कम कीजिए, यानी आप जो कार्बन उत्सर्जन आप करते हो, कार्बन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हो, उसको आपको कम करना है। जैसे यूरोपीय राष्ट्रों को कहा गया कि आप कार्बन उत्सर्जन इतना कीजिए, और जो विकासशील देश है, ओके, जो भारत जैसे देश है, एशिया जैसे देश है, उनको कहा गया है कि आप कार्बन का उत्सर्जन इतना कीजिए। ओके, इनके लिए एक बता दिया गया, उनको बता दिया गया कि आपको इतना करना है, आपको इतना करना है। ये सब बातें इसमें हो गई। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि आप कार्बन का ट्रेड कर सकते हो, व्यापार आप कर सकते हो। यदि आपने कार्बन का प्रयोग ज्यादा कर लिया, जैसे आपकी जो, आपको कहा गया है कि आप केवल 100 यूनिट कार्बन का प्रयोग कर सकते हो, ऐसा मान लेते हैं 100 पॉइंट आपको कार्बन का प्रयोग करना है, लेकिन आपने 120 का कर लिया। ओके, तो आपने जो ज्यादा किया है 20, जो आपने कार्बन का ज्यादा पॉइंट्स का ज्यादा प्रयोग किया, उसको आपको खरीदना होगा, उन देशों से खरीदना होगा जिन्होंने, जिनको कहा गया है कि आप केवल 100 का कीजिए और उन्होंने केवल 80 पॉइंट से कार्बन उत्सर्जन किया, तो आप उनसे खरीद सकते हो। जिन्होंने कम किया उनसे आप खरीद सकते हो। तो इससे फायदा होता है, जो विकासशील देश है उनके पास में कुछ ना कुछ पैसे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, तो पैसे वो कमा लेंगे, काफी अच्छे पैसे उनके पास में आ जाते हैं। इसके अलावा इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी को कहा गया कि आप ग्रीन हाउस गैसेस में कमी करोगे, और इस एग्रीमेंट में कहा गया कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये 2020 के अंतर्गत समाप्त हो जाएगा, और 2020 से पेरिस जो समझौता हुआ है, 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ है वो लागू हो जाएगा। तो 2020 तक ये क्योटो प्रोटोकॉल रहने वाला है, और इसके बाद में ये यहाँ से पेरिस जो समझौता हुआ ये शुरू हो जाएगा।
एक पॉइंट ये भी हो गया। इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हो, क्योटो प्रोटोकॉल में जहाँ पर लिखा गया था लीगली बाइंडिंग, तो इस प्रकार के शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। 2015 का जो पेरिस समझौता है उसमें इस प्रकार के किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये सब नहीं लिखा गया है, पेरिस एग्रीमेंट में ये सब नहीं लिखा गया है कि ये लीगली होगा। ओके, तो ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अपनी इच्छा से आप कार्बन का रिड्यूस कर सकते हो, ये बात इसमें कही गई है। और अब अमेरिका तो इससे बाहर आने की प्रोसेस चल रही है, इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ रहा है। वो पहले क्योटो प्रोटोकॉल से 2001 में आ गया था, और अब पेरिस से जो एग्रीमेंट हुआ इससे भी बाहर आने की प्रोसेस में लगा हुआ है वो। ओके, तो ये हो गया आपका क्योटो प्रोटोकॉल, आपको लीगली बाइंडिंग आपको इसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत व यूरोपीय यूनियन के व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सुसाधन। ये कौन सी हिंदी है सुसाधन? किसी को इसका मीनिंग पता है क्या? बताइए, किसी को इसका मीनिंग पता है क्या? सुसाधन क्या होता है? निवेश सुसाधन, वैश्विक सुसाधन, और ईयू यूरोपीय यूनियन और भारत सुसाधन क्रियाविधि। ये तो इनका हिंदी होता है। इतना टफ हिंदी पूछा जाता है, यदि किसी को कुछ पता भी है तो भी वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। अंग्रेजी में देखिए आप इसको, हिंदी में आप स्टॉप करके इसका आंसर दे सकते हो। आगे देखते हैं, इसमें सेकंड में लिखा गया है, इसमें मैकेनिज्म शब्द काम में लिया गया है। तो इस प्रकार से काम कब हुआ था? इंडिया और ईयू के अंतर्गत इस प्रकार जो मैकेनिज्म है ट्रेड से जुड़ा हुआ, ट्रेड के अंतर्गत सहूलियत इसमें दी जाएगी। ओके, तो इस प्रकार के ट्रेड की बात कब की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फैसिलिटेशन मैकेनिज्म। ओके, ये जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा आईएफएम, जिसको कहा जाता है आईएफएम, इसको कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार का सम्मेलन हुआ था 2016 के अंतर्गत, 2016 के अंतर्गत ब्रुसेल्स के अंतर्गत। बर्सेल्स लिख सकते हो या ब्रुसेल्स आप लिख सकते हो। तो बर्सेल्स के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ था भारत और यूरोपीय यूनियन को लेकर 2016 के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत आईएफएम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया गया। मैकेनिज्म, इस प्रकार के मैकेनिज्म अपनाए गए जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके, और साथ में जो यूरोपीय राष्ट्र है उनका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत जैसे देश के अंतर्गत हो सके, भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रह सके, हो सके। इन सब के लिए ही आईएफएम को अपनाया जाता है। यूरोपीय यूनियन और इंडिया के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जब ये पूछा गया, ये करंट से आप बोल सकते हो। तो करंट का मीनिंग ये नहीं होता है, तो आप ये नहीं होता है कि पिछले 6 महीने का आपको पढ़ना है, 1 साल का आपको पढ़ना है। करंट तो पूरा ही पढ़ना है आपको। इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंज होता है, वो क्या चेंज हो रहा है, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। ओके, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये एग्जाम 2019 में हुआ था एग्जाम, और ये जो क्वेश्चन ये करंट है ये 2016 से है, और इसको अप्लाई किया गया 2017 में, इसको अप्लाई किया जाता है, और 2019 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है आईएफएम, ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि इसमें कुछ लिखने वाला था ही नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है ये। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा लार्जेस्ट इन्वेस्टर है G20 कंट्री में, कौन सा लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। ओके, तो सबसे ज्यादा निवेश कौन करता है भारत के अंतर्गत? G20 के जो देश है, जिसमें 19 देश है और एक यूरोपीय यूनियन है, तो इस G20 में कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है? तो G20 क्या है? G20 विकसित और विकासशील देशों का, डेवलप और डेवलपमेंट कंट्री है, उन सबका एक ग्रुप है। इन सबका एक ग्रुप आप G20 को आप बोल सकते हो। और इसका निर्माण कब हुआ था, कब बनाया गया था? जब एशिया क्राइसिस आया था, एशिया के अंतर्गत इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। इस जो आसियान कंट्री है वहां पर एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1997 का। उसके बाद में ही G20 को बनाया जाता है कि आगे इस प्रकार से एक क्राइसिस नहीं आए, तो उसको रोकने के लिए G20 को बनाया जाता है। इस G20 के अंतर्गत केवल आर्थिक क्षेत्र पर ही ध्यान देना देना होता है। इकोनॉमिक जो पोर्शन होता है,
ओके, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये केवल इकोनॉमी के साथ में जुड़ा हुआ है, ना कि सिक्योरिटी के साथ में। ऑप्शन मिलता है G20 किसके साथ में रिलेटेड है, तो इसमें आपको केवल इकोनॉमिक्स वाला लिखना है, ट्रेड आप लिख सकते हो। लेकिन यदि इसमें सिक्योरिटी आ जाए, डिफेंस आ जाए, वो सब इसमें नहीं होता है, केवल और केवल इकोनॉमी के साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो कौन-सा बड़ा इन्वेस्टर है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि कौन-सा हो सकता है। ब्राज़ील को हटा सकते हो, जापान को आप हटा सकते हो। आपको 2 मिलता है, 2 में कन्फ्यूज़ हो सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा यदि हम G20 की हम बात करें, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़ा इन्वेस्टर मेरा है, ओके? तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? यहाँ पर यूके, यूके सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें अब 4th नंबर, तो 4th नंबर क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन-सा स्वैच्छिक संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? ऐसा कौन-सा है? एक स्वैच्छिक संगठन होता है, एक एनजीओ होता है, इनके बीच में डिफरेंस का आधार क्या नहीं है? क्या पूछा गया है? डिफरेंस का आधार क्या नहीं है? क्या आधार नहीं है? पहला है लोक हितैषी, दूसरा है सदस्यता, तीसरा है कुछ फंडिंग से जुड़ा हुआ और चौथा है इसमें पंथ निरपेक्षीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। ये आपके ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और ये आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, जो वॉलंटरी होता है, जो स्वैच्छिक संगठन होता है और जो एनजीओ होता है, इनके बीच में डिफरेंस का आधार क्या होता है? आधार क्या होता है और आपसे पूछा गया है क्या नहीं है? तो ये हो सकता है लोक हितैषी हो सकता है, इसमें आप देख सकते हो लोक हितैषी यानी जनता के कल्याण से जुड़ा हुआ, लोगों के कल्याण के साथ में जुड़ा हुआ, तो ये इसमें बेस हो सकता है, इसमें आप अंतर कर सकते हो। जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, इसमें आप देख सकते हो। मेंबरशिप को लेके भी हो सकता है, फंडिंग को लेकर भी हो सकता है, लेकिन जो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट तो सबका ही होता है, इसमें सेक्युलर और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को ये सभी फॉलो ही करते हैं। ओके, तो ये कोई डिफरेंस का बेस नहीं है। तो डिफरेंस का बेस क्या नहीं है? ये वाला कमिटमेंट टू द सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो होते हैं, वो कोई भी डिफरेंस इसमें आप नहीं कर सकते हो। डिफरेंस का जो बेस है वो ये नहीं है। इस आधार पर आप डिफरेंसेस नहीं कर सकते हो इसके अंतर्गत। तो इसमें हो जाएगा 4th नंबर बिल्कुल ठीक है। इनको पढ़ाया नहीं जाता है। ओके, इनको कोई नहीं पढ़ाया जाता। ये तो आपको अपनी जो सामान्य समझ होती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चन को करना पड़ता है। कोई ये सब नहीं पढ़ाएगा आपको और पढ़ा दिया गया तो इतना कोई बेसिक्स ये सब नहीं बताता इसमें। तो ये सब आपको अपनी समझ से ही करना होता है, समझ से भी करना होता है। काफ़ी आसान है, कंसेप्चुअल है, आराम से ही हो जाएगा। ये बेसिक्स है, हमारा जो लाइफ है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या ऐसे भी बहुत सारा आप कुछ पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ, आराम से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एडवोकेट और एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन रिलेशन विथ किसके साथ में? जो लुक वेस्ट की जो नीति है, वो भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता व विस्तार का पक्ष या पोषण करती है? ओके, और ऑप्शन है आपके पास में पश्चिमी देश, दूसरा है यूरोपीय यूनियन, तीसरा है पश्चिमी एशियाई देश और चौथा है इसमें अफ्रीका व एशियाई अमेरिका। तो किसके साथ में? ये जो लुक वेस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं, वो किसके साथ में जुड़ी हुई है? किसकी बात हम कर रहे हैं? ओके, लुक ईस्ट का तो हमें पता है, लेकिन लुक वेस्ट किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो इसमें देख लीजिए आप, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, वेस्ट एशियन कंट्री या अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री, कौन-सा इसमें होगा? कौन-सा इसके अंतर्गत होगा? तो वेस्टर्न कंट्री है क्या? नहीं है। यूरोपियन कंट्री नहीं है। जो वेस्ट एशियन कंट्री है, वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर होगा। 2005 में इस प्रकार की पॉलिसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। 2005 से वेस्ट की तरफ देखो, वेस्ट की तरफ देखो। इससे पहले लुक ईस्ट हम देखते हैं 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार 91 में जब बनती है, तो वो पूर्वी तरफ देखते हैं, ईस्ट की तरफ देखिए। तो इन्होंने कहा कि हमारी तरफ कब देखोगे? तो लुक वेस्ट, फिर 2005 से हम उधर भी देखना शुरू करते हैं और इनके साथ रिलेशन हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। देखने का अर्थ क्या होता है?
लुक का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखेंगे हमें कि उनके साथ में हमारा जो रिलेशन है उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? हमारा जो रिलेशन है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? और ये जो शब्द आपको दिखाई देता है लुक वेस्ट, ये शब्द मुख्य रूप से एक पत्रकार थे जिनका नाम था संजय बारू। एक पत्रकार थे जिनका नाम था संजय बारू। उनके द्वारा इस शब्द को प्रयोग में लाया गया संजय बारू। ओके? एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा लुक वेस्ट शब्द का प्रयोग में लाया गया था। उनके द्वारा ये जो शब्द है, ये काम में लिया गया था संजय बारो के द्वारा और 2005 से इस प्रकार की नीतियाँ भारत सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें हमें लुक वेस्ट आपको देखने को मिलता है कि हम पश्चिमी की तरफ भी देख रहे हैं और हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। ध्यान क्या रखना है? उनके साथ में हम रिलेशन बेहतर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगला है ये मल्टीकल्चरलिज्म के साथ में क्वेश्चन है। मल्टीकल्चरलिज्म ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत भी मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा जाता है, वो इसी के साथ में कनेक्ट है। एक मल्टीकल्चरलिज्म हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, वो अलग है और यहाँ पर ये थोड़ा-सा अलग है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन-सा किसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन आप देखिए हिंदी में, क्या आप सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो? समाविष्ट घट ये क्या होता है? हिंदी में देखिए आप शब्द, इसलिए तो मैं बोलता हूँ एक बार अंग्रेजी भाषा देख लीजिए, क्वथन घट क्या होता है? ओके? इतनी भी कितनी भी अच्छी हिंदी आपकी हो जाए लेकिन इसका मीनिंग आप नहीं ढूँढ सकते कि घट क्या होता है। एक है सलाद कटोरा, ये बात ठीक है, इसको भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फल कटोरा, ये भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नाम आपको मिल जाएँगे। तो ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? बहुसंस्कृतिवाद के साथ में जुड़ा, मल्टीकल्चरलिज़्म के साथ में ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें मेल्टिंग पॉट की हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉट की हम बात करते हैं, सलाद की हम बात करते हैं और फ्रूट बोल की हम बात करते हैं। तो ये कौन किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप बता देना मुझे। ओके? कुछ मैं बता देता हूँ और कुछ आप कमेंट में अंतर्गत बता दीजिएगा। तो 2 मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ आपको मेल्टिंग पॉट आपको बता देता हूँ और दूसरा सैलेड बाउल आपको बता देता हूँ। ओके? मेल्टिंग पॉट आपको मैं बता देता हूँ और दूसरा दूसरा सैलेड मैं बता देता हूँ, जो सलाद होता है, सलाद का कटोरा क्या होता है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉट की जो अवधारणा है किसके साथ में जुड़ी हुई है? यूएसए के साथ में, अमेरिका के साथ में जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। अमेरिका के साथ में मेल्टिंग पॉट का ये जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया कि एक मुख्य संस्कृति होती है। एक तो कल्चर होगा, एक कल्चर होता है यहाँ पर और बहुत सारी कल्चर भी इसमें होती है। एक तो मुख्य कल्चर होता है और बहुत सारी कल्चर यहाँ पर होती है। तो ये सभी जो कल्चर है, वो भी इसी के अंतर्गत अंदर चली जाती है, मेल्ट हो जाता है यहाँ पर। आप मेल्ट देखोगे बहुत सारी संस्कृतियाँ हो जाएगी, ओके? बहुत सारे इसमें आप मेल्ट में आप कोई भी धातु आप देख सकते हो, मेल्ट आप करते हो, ऐसे मेल्ट आप करते हो, तो बहुत सारे कल्चर को हम मेल्ट कर देते हैं। बहुत सारी कल्चर है, उसको मेल्ट करके एक हम सामान्य संस्कृति को हम मान लेते हैं, एक सामान्य संस्कृति को मान लेते हैं। अमेरिका के अंतर्गत ऐसा ही है। अमेरिका के अंतर्गत जो कल्चर वो आपको कम मिलेगी, वहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, उनको एक जगह लाया गया है। जैसे हम मेल्ट करते हैं, धातु को हम मेल्ट करते हैं, कई सारी धातुओं को हम मेल्ट करते हैं, तो क्या होगा? धातु एक बन जाएगी, ओके? उसी प्रकार से कई सारी संस्कृतियाँ हैं, जब कई सारी संस्कृतियों का एक्जिस्टेंस नहीं रहता है, ओके? उनका अलग-अलग ऑटोनॉमस नहीं रहती है वो, उनका अलग-अलग एक्जिस्टेंस नहीं रहता है और सभी एक जगह आ जाता है, सभी एक जगह आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉट। ओके? तो मेल्टिंग पॉइंट के अंतर्गत ऐसा ही तो होता है, जैसे यहाँ पर आग लगा दी हमने, ये आग जल गई और यहाँ पर कई सारी धातुएँ होती है। यहाँ पर बहुत सारी धातुएँ होती है, उनको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में इधर से ये सब एक बन जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर अमेरिका के अंतर्गत भी ऐसी कई सारी कल्चर है यहाँ पर, लेकिन सबको एक एक जगह लाया गया और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे सबकी जो संस्कृति है वो एक जैसी आपको दिखाई देती है। कल्चर जो डिफरेंसेस है वो कम दिखाई देता है, हालाँकि ब्लैक और व्हाइट वाला इश्यू अलग है, वो कल्चर आपको दिखाई देता है। लेकिन अमेरिका के अंतर्गत ये प्रयास किया गया कि जो कल्चर है वो एक ही होना चाहिए, ओके? एक सामान्य संस्कृति की इसमें बात की जाती है। तो मल्टीकल्चरलिज़्म इसका समर्थन नहीं करता है। ये जो मेल्टिंग पॉट है या यूएसए के अंतर्गत जो मल्टीकल्चरलिज़्म है, इसका ये सपोर्ट नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि संस्कृति एक होनी चाहिए, संस्कृति बहुत सारी होनी चाहिए। यदि हम किसी एक संस्कृति की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर शब्द हम काम में लेते हैं मेल्टिंग पॉट,
और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? अमेरिका के अंतर्गत इस प्रकार का सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ओके? बहुत सारी संस्कृति है, उसको एक जगह लाया जाता है, जैसे मेल्ट किया जाता है। ओके? इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉट इसको कहा जाता है। दूसरा है सैलेड, इसमें क्या होगा? आप सैलेड आप देखते हो ना, जिसमें हमारे गाँव की हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, प्याज़ हम जिसको हम बोल सकते हैं, ओनियन जिसको बोल सकते हैं, ओके? यहाँ पर कुछ टमाटर हो सकते हैं। ओके, और भी बहुत कुछ हो सकती है, कुछ मिर्चें हो सकती है, कुछ यहाँ पर लेमन हो सकता है, तो इन सब से एक सलाद बनता है। तो एक सलाद के अंतर्गत आप देखोगे बहुत कुछ एक जगह आपको मिलता है और सबका एक्जिस्टेंस होता है। एक जो सलाद बनता है उसमें बहुत कुछ होता है, आप सलाद के अंतर्गत कुछ भी आप देख सकते हो, एप्पल उसमें डाल सकते हो, उसमें अंगूर भी आप डाल सकते हो, ओके? अनार भी उसमें आप डाल सकते हो। और इसके अलावा पाइनएप्पल को आप काट के डाल सकते हो, तो सबका जो एक्जिस्टेंस है वो अलग-अलग रहता है। तो एक सैलेड का जो एक कटोरा होता है, एक सैलेड का जो कटोरा होता है, सैलेड का एक जो कटोरा होता है, उसमें कई सारे आपको दिखाई देता है, सबका अलग-अलग एक्जिस्टेंस होता है, लेकिन वो एक प्लेट के अंतर्गत रहता है, जिसका अर्थ हो गया, ये एक जो प्लेट होती है, वो हो गया एक नेशन, एक जो प्लेट है वो हो गई एक नेशन, और इसके अंतर्गत जो आप देखते हो कि जैसे इसमें क्या देख सकते हैं हम, जैसे ओनियन हमने देख लिया, इसमें हम एप्पल भी आप देख सकते हो, ओके? इसमें आप पाइनएप्पल भी आप देख सकते हो और बहुत सारा आप फ्रूट्स इसमें देख सकते हो। फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल का यहाँ पर सैलेड हो सकता है। तो आप देखोगे इसमें कई सारी आपको टाइप आपको दिखाई देता है, कई सारी इसमें कल्चर आपको दिखाई देता है। तो भारत जैसा देश है, यहाँ पर एक नेशन के कॉन्सेप्ट को ज़रूर अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो कल्चर है, कल्चर को यहाँ पर एक्जिस्टेंस आपको दिखाई देता है। जो सभी कल्चर है, उनका अलग-अलग एक्जिस्टेंस है, उनको ऑटोनोमस हमें दिया है, हमने उनको स्वायत्ता दिया है कि आप अलग-अलग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाषा के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तो इस प्रकार से जो मल्टीकल्चरलिज़्म है, वो इसको सपोर्ट करता है, सैलेड बोल को वो सपोर्ट करता है मल्टीकल्चरलिज़्म, कि बहुत सारी संस्कृतियाँ होनी चाहिए, जो कल्चर है, वो मल्टीकल्चर होनी चाहिए और सबका जो एक्जिस्टेंस है, वो होना चाहिए। सबके अस्तित्व को हमें स्वीकार करना चाहिए, सबके लिए हमें काम करना चाहिए, उनके जो राइट्स है, उनको हमें सपोर्ट करना है, राइट्स का हमें सपोर्ट करना है। तो इस प्रकार से मल्टीकल्चरलिज़्म का जो कांसेप्ट है, वो सैलेड बोल के साथ में जुड़ा हुआ है। अब बच गए 2, एक हो गया बॉइलिंग पॉट और एक हो गया फ्रूट बॉयल, ओके? तो ये 2 आप मुझे बताओगे, कमेंट में आप इसका आंसर डालोगे कि इसमें क्या होगा। आंसर में तो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो फ्रूट बॉल है, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ में नहीं जुड़ा हुआ, ब्रिटेन के साथ में ये नहीं जुड़ा हुआ है। ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये आप मुझे बताओगे, और ये भी मुझे बताओगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये इज़राइल के साथ में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है कि इज़राइल के साथ में बॉइलिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है, लेकिन होता क्या है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट में। ओके, और साथ में ये भी बताओगे कि फ्रूट बॉल क्या होता है और इसके साथ में हम कौन सा देश है जो फ्रूट बॉल के आप साथ में जोड़ सकते हो। ऐसी कौन सी कल्चर है, ऐसा कौन सा सोसाइटी है, मल्टी कल्चरलिज्म ऐसा कौन सा सोसाइटी है जो फ्रूट बॉल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये हम देखेंगे अगली क्लास में और आप मुझे बताओगे, तभी हम देखेंगे। कोई बताएगा नहीं तो क्यों बताएंगे हम भी। तो आप हमें बताना कि क्या होता है, फ्रूट बॉल क्या होता है और बॉइलिंग पॉट क्या होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, ये जो फ्रूट बॉल है यूके के साथ में फ्रूट बॉल नहीं जुड़ा हुआ, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 6 हो गई क्या, 5 हो गए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 भी हो गया, 7 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है, तो नॉट ए वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स, ये आपसे पूछा गया है। जो स्टेट के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है क्या आपके आपके साथ में, ये आपसे ये पूछा गया है
गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है, यानी जो स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा एक वॉयलेंस यहाँ पर ग्रुप आपको दिखाई देता है, हिंसात्मक आपको संगठन दिखाई देता है, जो कि राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा कौन-सा संगठन है जो कि राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, जिनको राज्य सपोर्ट करता है? तो आईएसआईएस को राज्य सपोर्ट नहीं करता है, राज्य सपोर्ट इसको नहीं करता है। बोको हराम, ये आप देख सकते हो सीरिया इराक वाला एरिया, ओके। सीरिया इराक हो गया आईएसआईएस। और इसके अलावा बोको हराम नाइजीरिया के अंतर्गत आप देख सकते हो। नाइजीरिया जो किसके लिए जाना जाता है, जो नाइजीरियन गर्ल होती है वहां से उठा लिया जाता है। जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, इनका ये स्पष्ट रूप से मानना है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना स्कूल के अंतर्गत, यदि हम पढ़ाओगे तो उठा के ले जाएंगे। तो ये लड़कियों को उठाते रहते हैं। ये ग्रुप जो बोको हराम वाला है नाइजीरिया से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पीएलओ ये किसके साथ में जुड़ा है, फिलिस्तीन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ये आजादी की बात करता है, ये मुक्ति की बात करता है कि इजराइल से हमें मुक्ति चाहिए, हम आजाद होने चाहते हैं, ओके। हम भी एक देश की मांग करते हैं, हमारे पास में तो एक देश होना चाहिए। इस इजराइल वालों ने काफी कुछ कंट्रोल कर लिया हमारे ऊपर। तो ये है एक फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और हिजबुल्लाह ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये तो सामान्य सा है, सबको पता ही रहता है कि हिजबुल्लाह किसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो नाइजीरिया वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बोको हराम क्या है, ओके। और ये क्या करता है, आईएसआईएस हो जाएगा। और पीएलओ, तो ये जो पीएलओ है वो स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो पीएलओ है वो एक राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये एक स्वतंत्र राज्य की मांग करता है कि हमें भी स्टेट दीजिए। और ये जो इजराइल वाले हैं इस पर आप कंट्रोल कीजिए। ये काफी काफी शोषण हमारा करते हैं, इन्होंने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया है, इन्होंने हमारी भूमि के ऊपर अधिकार कर लिया है, इसलिए इनको भगा दीजिए। इस प्रकार से आजादी की मांग पीएलओ के द्वारा की जाती है। तो पीएलओ देख लीजिए थोड़ा सा, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और ये अरबी भाषा में भी लिखा है, देख लीजिए इसको, ओके। अरबी भाषा में ऐसा लिखा जाता है, ये मैंने लिखा है ये नेट से लेकर, ओके। तो ये आप देख लीजिए, अरबी में ऐसा लिखा जाता है इसको। और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आजादी की बात करता है, लिबरेशन यानी मुक्ति की बात इसके द्वारा की जाती है। 100 से अधिक राष्ट्रों ने इससे फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैधानिक प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है कि ये फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है, ओके। रिप्रेजेंट ही करता है, रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है फिलिस्तीन की तरफ से पीएलओ के द्वारा किया जाता है। तो पीएलओ एक राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, ओके। एक राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। और इससे पहले क्या है, ये जो इजराइल है, अमेरिका जैसे देश है, इससे वो तो बोलते हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन एक समझौता हुआ था, और एक समझौता हुआ था जिसको मैड्रिड समझौता आप कह सकते हो, और एक सम्मेलन से जुड़ा हुआ है ये। और ये था 91 का मैड्रिड सम्मेलन। और इसमें कहा गया कि ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। अब इजराइल वालों ने भी स्वीकार कर लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया, और 100 से अधिक राष्ट्र इससे ही फिलिस्तीन का प्रतिनिधि मानते हैं। और पीएलओ कई बार जाता है, यदि फिलिस्तीन की तरफ से किसी को जाना होता है तो पीएलओ ही जाता है, ओके। तो पीएलओ क्या है, पीएलओ एक राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है, राज्य के साथ में जुड़ा हुआ है। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स में राज्य शामिल नहीं होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स के अंतर्गत राज्य शामिल नहीं होता है, लेकिन पीएलओ के अंतर्गत राज्य शामिल है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंडिया इज होल्डिंग टॉक विथ आसियान टू एक्सटेंड विच हाईवे टू वियतनाम। तो कौन सा जो हाईवे है वो वियतनाम तक जाने वाला है, ये आपसे पूछा गया, कौन सा हाईवे है जो कि वियतनाम तक जाएगा। तो वियतनाम तक कौन सा हाईवे है जो जाने वाला है, तो इसमें आप देख सकते हो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो आईएमटी है, आईएमटी आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो यही जो हाईवे है वो आगे जाके वियतनाम की तरफ जाएगा, और इसका जो दूरी है वो है 350 किलोमीटर, 1350 किलोमीटर है इसका, ओके। तो 1350 किलोमीटर का ये एक हाईवे है, और इसमें इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और वो आगे की तरफ जाएगा, और आगे वियतनाम तक ये जाने वाला है। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये है आपका एनपीटी और सीटीबीटी के साथ में जुड़ा हुआ है। एनपीटी और सीटीबीटी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें लिखा गया कि एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है,
ओके, तो इसमें आपको सही स्टेटमेंट है उसको आपको देखना है कि कौन-सा सही स्टेटमेंट है। पहला है इंडिया हैज़ साइन्ड बट नॉट रैटिफाइड। साइन को हम बोलते हैं हस्ताक्षर करना और रैटिफाइड को हम बोलते हैं अनुमोदन करना। साइन तो आपका जो लीडर होता है, मेन लीडर होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति होते हैं, वो पहले साइन कर देते हैं, इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटी होती है उस पर साइन करते हैं। लेकिन जो रैटिफाइड किया जाता है, जो अनुमोदन किया जाता है, वो वहाँ जो संसद होती है या लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें भारत में हम बात करें तो एमपी, एमएलए हो गए, या हम भारत में केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, एमपी की हम बात करते हैं, यानी संसद से, भारत की संसद से इसको रैटिफाइड किया जाता है। अमेरिका में हम देखें तो सीनेट से इसको रैटिफाइड किया जाएगा। केवल इनकी सरकार के जो हेड होते हैं, हेड यानी वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के साइन करने से सब कुछ नहीं होता है। साइन करेगा तो केवल साइन ही हुआ, इसको रैटिफाइड करना होता है, इसको अनुमोदन भी करना होता है, तभी माना जाएगा कि ये ठीक हो गया। इन्होंने ये स्वीकार कर लिया इस ट्रीटी को। तो इंडिया हैज़ साइन्ड बट नॉट रैटिफाइड एनपीटी। दूसरा है इंडिया हैज़ साइन्ड एंड किस पर साइन कर लिया? सीटीबीटी पर। क्या इस पर भारत ने साइन किया है सीटीबीटी पर? या तीसरा ऑप्शन है इंडिया हैज साइन्ड एनपीटी और लास्ट में है इंडिया हैज नाइदर साइन्ड नॉर रेटिफाइड आइदर एनपीटी और सीटीबीटी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये हम ठीक कर देंगे। ना तो साइन किया है, ना ही रेटिफाइड हमने किया है। एनपीटी के ऊपर भी हमने साइन नहीं किया है क्योंकि हमें पता है क्योंकि ये हमारे लिए सही नहीं है। तो एनपीटी हुआ था 1968 में एनपीटी होता है। एनपीटी पर हमने साइन भी नहीं किया और उसको रेटिफाइड भी हमने नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जो लास्ट है हमारा, जो लास्ट है, इस पर हमने साइन भी नहीं किया है और जब साइन ही नहीं किया है तो रेटिफाई हम कैसे करेंगे? पहले साइन होता है, उसके बाद में ही इसका अनुमोदन होता है। पहले हस्ताक्षर होता है, उसके बाद में इसका अनुमोदन होता है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा हमने कुछ नहीं किया अभी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। और जस्ट इन बेलो, ये इंटरनेशनल जो लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसके साथ में ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल कानून के साथ में। तो ये आपको दिखाई दे रहा है अभी ठीक से? ओके, तो इसका मीनिंग पूछा है जस्ट इन बेलो। क्या होता है जस्ट इन बेलो? इसका मीनिंग आपसे पूछा गया है, मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बताइए इसका मीनिंग क्या होता है? युद्ध की ओर उचित प्रस्थान, वेदे बल का सीमित प्रयोग, युद्ध का उचित संचालन या उपयोग सभी। तो जस्ट इन वेलो का जो मीनिंग है वो होता है कि इसको हम कैसे रेगुलेट करें। युद्ध को हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? युद्ध के नियम हम कैसे बनाएं? पहला, युद्ध के नियम क्या होते हैं? ओके, और युद्ध को हम रेगुलेट हम कब कैसे करें? तो युद्ध को जब रेगुलेट करने की बात आती है तब वहां पर ये शब्द काम में लिया जाता है जस्ट एंड विलो, जिसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध का उचित संचालन। तो युद्ध को हमें कैसे चलाना है, युद्ध के कौन कौन से नियम होते हैं, सेना को कौन कौन से नियमों को हमें फॉलो करना है, तो ये सब बातें इसमें जस्ट एंड विलो के अंतर्गत कही जाती है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा युद्ध का उचित संचालन। युद्ध का उचित संचालन रेगुलेट किया जाएगा, इसमें रेगुलेट करने का काम होगा, कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसमें रूल और रेगुलेशन आपको इस सब में मिलता है। जस्ट एंड बिलो के अंतर्गत आपको रूल और रेगुलेशन इसमें मिलता है। थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। तो इस जस्ट एंड बिलो के अंतर्गत युद्ध के समय होने वाली घटनाओं को नियमित किया जाता है और ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ आप देख सकते हो। इसके अंतर्गत दो प्रकार की संधियां मुख्य रूप से जुड़े हैं, दो प्रकार के कन्वेंशन है। पहला है हेग कन्वेंशन और दूसरा है जेनेवा कन्वेंशन। तो जेनेवा कन्वेंशन है, उसमें 4 बड़े इसमें कन्वेंशन हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बड़े कन्वेंशन हो चुके हैं 4। इतना हम डिटेल्स में अभी नहीं जाने वाला है कि जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है। तो जेनेवा कन्वेंशन और हेग जो कन्वेंशन है जो कि 1899 और उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया 1907 के अंदर गए थे, ये दोनों ही जुड़ा हुआ है, ये दोनों ही जुड़ा हुआ है। युद्ध को हमें किस प्रकार से रेगुलेट करना है, इसमें क्या लिखा गया है, सेना के कौन-कौन से नियम होने चाहिए, युद्ध में क्या नहीं करना है, ये सब इसमें लिखा गया है। तो युद्ध के समय जो भी घटनाएं होती है उसको हम यहाँ पर रेगुलेट करने का काम इसी जस्ट एंड बिलो के अंतर्गत हम देख सकते हैं। इसके लिए कई सारे कन्वेंशन हुए, मुख्य रूप से जो फेमस है वो जेनेवा कन्वेंशन, इसी के साथ में हम जोड़ के पढ़ सकते हैं। जब भारत का एक सैनिक जब पाकिस्तान में चला गया था और उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ओके, उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, तो वो क्या आ जाएगा जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत। यदि आपने बांग्लादेश से
और भारत का जो सॉरी बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध आप देखते हो, ओके? तो भारत और पाकिस्तान का जब आप युद्ध देखते हो और हमने पाकिस्तान के सैनिकों को यहाँ पर बंदी बना लिया था, तो वहाँ पर भी ये जेनेवा कन्वेंशन वाले आ गए थे। जेनेवा कन्वेंशन वाले वहाँ भी आ गए थे और भारत उनके साथ में कैसा व्यवहार करेगा, कैसा नहीं करेगा, वो सब वहाँ पर वो डिसाइड करेंगे। तो आपने यदि इस पर साइन कर दिया है, इस जेनेवा कन्वेंशन पर साइन कर दिया गया है, तो आपको उसके अनुसार ही काम करना होगा और कमेंट में आप बताइए, नीचे मैसेज कीजिए, क्या भारत ने इस पर साइन किया है कि नहीं किया? ओके? जब पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़िए। क्या भारत ने इस जेनेवा कन्वेंशन पर साइन किया है क्या? क्या पाकिस्तान ने इस पर साइन किया है कि नहीं किया है? वो सब आप कमेंट के अंतर्गत बताइए और सबको जितना पूछा जाता है उतना आप बताइए, तभी हम आपको आगे पढ़ा पाएँगे। ओके? ओके? नहीं तो इन सब वीडियो प्राइवेट एक बार फिर से कर दिया जाएगा क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बना रहे हैं। यदि आप इनका कमेंट नहीं देते हो, बस वीडियोज़ देखते जाते हो, तो इससे कुछ फ़ायदा आपको भी नहीं होने वाला है। कोई फ़ायदा इसमें नहीं होगा, जब तक आप इनको आस-पास को नहीं पढ़ोगे। केवल इतना पढ़िए जस्ट बोलो क्या होता है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। ओके? इतना बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि एक भी क्वेश्चन आए, लेकिन आप इनके आस-पास आस-पास की जो घटनाएँ हैं, वो आप देखते हो। जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, ये क्या होता है? इसमें क्या-क्या हुआ था? यदि आप इसको डिटेल से आप पढ़ोगे, तो आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी और क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आए, आप आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन कराने का जो पर्पज़ है, वो यही होता है कि इनके आस-पास जो भी क्वेश्चन आए, वो आप कर सकते हो। ओके? ये जो हमने पढ़ा, इनके साथ में आपको पढ़ना होगा कि क्या एनपीटी होता है, सीटीबीटी क्या होता है, डिटेल से आप पढ़िए इनको, तभी अच्छा लगेगा आपको और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अभी के लिए इतना ही।